जी हां, पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक बढ़ती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों सदनों के महासचिव धीरे धीरे कदम लोकसभा की ओर बढ़ते हुए पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक पहुंचती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, महामहिम राष्ट्रपति जी। तर लोकसभा आणि राज्यसभा दोनही सभागृहांसाठी राष्ट्रपतींचं एकत्रित अभिभाषण असेल, संबोधन असेल। सोमेश कोलगे आपल्याला माहिती देतील। सोमेश, संसदेच्या कोणत्याही अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते। पहिलं अधिवेशन नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतरचं कोणते मुद्दे प्रामुख्याने असू शकतात राष्ट्रपतींच्या संबोधनात? नक्कीच ज्ञानदा, राष्ट्रपतींचं अभिभाषण म्हणजे एक प्रकारे सरकारची भूमिका दोन्ही अधिवेशनांपुढे मांडली जाते, कारण राष्ट्रपतींचं अभिभाषण हे सरकारच्या मंत्रिमंडळाकडूनच जे रिकमेंडेशन्स जातात आणि त्या आधारे ते बोलतात आणि त्यानंतर मग यावर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव येतो। त्या धन्यवाद प्रस्तावावर मतदान होत नाही, परंतु धन्यवाद प्रस्तावावरती दोन्ही पक्षांचे, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांचे सगळे नेते भाषण करतात आणि राष्ट्रपतींनी जी आपल्या भाषणामध्ये मुद्दे घेतले होते, जे वेगवेगळे त्यांच्या भाषणातील काही जे संदर्भ होते, त्या अनुषंगाने त्यावर विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष आपापल्या भूमिका मांडतात। 2014 साली जेव्हा पहिल्यांदा राष्ट्रपतींचं अभिभाषण झालं होतं, त्यानंतर मग राज्यसभेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावरही मतदान झालं होतं आणि एक छोटी अमेंडमेंट करायला लावली होती विरोधी पक्षांनी, ज्यावेळी त्यांची संख्या जास्त होती। आता यावेळी विरोधी पक्षांची संख्या ही दोन्ही सभागृहांमध्ये कमी आहे। बरोबर आहे, विरोधकांची संख्या जास्त असल्यामुळे अधिवेशनाचं पुढचं कामकाज कसं सुरू राहतं याची उत्सुकता असेल। इथे महाराष्ट्रात विधिमंडळाचं अधिवेशनही सुरू झालंय। आपण थेट विधानसभेत जातोय। रोजी मध्यान्होत्तर नंतर श्री निलेश ज्ञानदेव लंके दिनांक 10 एप्रिल 2024 रोजी मध्यान्होत्तर, प्रणिती सुशील कुमार शिंदे दिनांक 10 जून 2024 रोजी मध्यान्होत्तर, श्री बसवंत वानखडे दिनांक 12 जून 2024 रोजी मध्यान्होत्तर, श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर दिनांक 13 जून 2024 रोजी मध्यान्होत्तर, श्री संदीपान आसाराम भुमरे दिनांक 14 जून 2024 रोजी मध्यान्होत्तर, श्री रवींद्र दत्ताराम वायकर दिनांक 14 जून 2024 रोजी मध्यान्होत्तर, श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड दिनांक 18 जून 2024 रोजी मध्यान्होत्तर। अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे। माननीय मुख्यमंत्री, पहिलीच घोषणा केली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2) क अन्वये सन 2024 महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 3 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा अध्यादेश 2024 सभागृहासमोर ठेवतो। अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला। माननीय कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताचे संविधान अनुच्छेद 213(2) क अन्वये सन 2024 महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 4 महाराष्ट्र राज्य चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं।
कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। माजी विधानसभा सदस्य व माजी मंत्री श्री गंगाधर सुखदेवराव गाडे, माजी राज्यमंत्री सर्वश्री त्र्यंबक पांडुरंगराव कांबळे, दगडू यशवंतराव गलंडे, डॉमिनिक जॉन गोन्साल्विस, विश्वास कृष्णराव गांगुर्डे, गंगाराम पोष्टी ठक्करवाड, माजी विधानसभा सदस्य यांच्या दुःखद निधनाबद्दल हे सभागृह अतीव्र दुःख व्यक्त करते। याच्यात नाहीये। श्रीमती मीनाक्षी प्रभाकर पाटील, माजी विधानसभा सदस्य व माजी राज्यमंत्री। कैलासवासी पांडुरंग निवृत्ती पाटील यांचा जन्म 6 जानेवारी 1953 रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यात करवीर तालुक्यातील सडोली येथे झाला। त्यांचे शिक्षण पदवीपर्यंत झाले होते। कैलासवासी पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक, निवृत्ती खरेदी विक्री संघाचे संस्थापक, राजीवजी सहकारी
साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 10 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसला के कारण संभव है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।